अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। रात का समय है, दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने पुलिस खड़ी है। हम्म। वो कहते हैं कि आपके जीवन साथी ने आपके खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है और उन्हें आपको गिरफ्तार करना होगा। ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल। और दशकों तक धारा 498 ए के मामलों में ये एक हकीकत थी, जिसे लोग कहते थे ऑटोमेटिक गिरफ्तारी। हम्म। आज हम उसी ऐतिहासिक मामले अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य पर गहराई से बात करेंगे, जिसने इस पूरे चलन को आप कह सकते हैं बदल कर रख दिया। हाँ। और ये सिर्फ एक पति पत्नी के झगड़े की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मामला असल में पुलिस को मिली शक्ति और एक आम नागरिक के उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच के तनाव को दिखाता है। तो चलिए अर्नेश कुमार की कहानी से ही शुरू करते हैं। जी। उनकी पत्नी ने उन पर और उनके परिवार पर दहेज मांगने का आरोप लगाया था। 8 लाख रुपए, एक कार और एक एसी। हाँ, ये आम आरोप थे उस समय। और जैसे ही एफआईआर हुई, अर्नेश कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। तो उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी, जो कि एक लॉजिकल स्टेप है। हाँ, लेकिन पहले सेशंस कोर्ट और फिर हाई कोर्ट, दोनों ने ही उनकी अर्जी खारिज कर दी। अच्छा। वजह वही पुरानी दी गई कि धारा 498 ए एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। उस दौर में जमानत खारिज करना एक तरह से रूटीन बन गया था। बिल्कुल। और यहीं पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने मामले की जड़ को पकड़ा। उन्होंने एक बहुत ही जरूरी बात कही कि गिरफ्तार करने की शक्ति होना और उस शक्ति का इस्तेमाल करने का औचित्य होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा, तो मतलब ये कि पुलिस के पास पावर तो है, पर उसे इस्तेमाल कब करना है, यही असली सवाल था। एग्जैक्टली। और इसी के लिए उन्होंने सीआरपीसी की धारा 41 का जिक्र किया। धारा 41? हाँ, इसे सरल भाषा में समझे तो जिन अपराधों में सजा 7 साल तक की हो, जैसे कि धारा 498 ए, जी, उनमें गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। कानून कहता है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है, ये नहीं कहता कि उसे गिरफ्तार करना ही होगा। तो फिर ये कर सकता है कब लागू होगा? इसके लिए पुलिस को एक चेकलिस्ट का पालन करना होगा। चेकलिस्ट? ये क्या है? इसका मतलब है कि पुलिस को लिखित में कारण दर्ज करने होंगे कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। जैसे, क्या आरोपी और अपराध करेगा? क्या वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है? या वो कोर्ट में पेश नहीं होगा? अगर इनमें से कोई ठोस वजह नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और सुनिए, कोर्ट ने धारा 41 ए यानी पेशी का नोटिस, उस पर भी जोर दिया। अच्छा, मतलब अगर गिरफ्तारी जरूरी नहीं है तो पुलिस आरोपी को नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए बुलाएगी। तो अब जवाबदेही सीधे पुलिस अधिकारी की हो गई। सही कहा। और ये जवाबदेही सिर्फ पुलिस तक ही नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेटों को भी उनकी भूमिका याद दिलाई। उनकी क्या भूमिका थी इसमें? कोर्ट ने कहा कि किसी को पुलिस हिरासत में भेजना, मतलब रिमांड देना, ये एक सोचा समझा न्यायिक फैसला है, सिर्फ कागज पर मोहर लगाना नहीं। अच्छा। मजिस्ट्रेट को पुलिस की दी हुई चेकलिस्ट और कारणों की जांच करनी होगी। अगर वो संतुष्ट हैं, तभी हिरासत की अनुमति देनी चाहिए। तो ये जो अर्नेश कुमार दिशा निर्देश आए, वो एक तरह से गेम चेंजर साबित हुए। बिल्कुल। और ये सिर्फ 498 ए के लिए नहीं, बल्कि उन सभी अपराधों के लिए हैं जिनमें सजा 7 साल से कम है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। इन दिशा निर्देशों का सार यही था। पहला, ऑटोमेटिक गिरफ्तारी बंद। दूसरा, पुलिस को धारा 41 की चेकलिस्ट का पालन करना ही होगा। और तीसरा ये कि जो भी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट इन नियमों को तोड़ेगा, उस पर विभागीय कार्रवाई होगी। वो अदालत की अवमानना का दोषी भी माना जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा से आम इंसान के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती। और अगर धारा 41 ए का नोटिस मिले तो घबराना नहीं है। जांच में सहयोग करना सबसे सही कदम है। और वकीलों के लिए भी ये एक बड़ा टूल है। बिल्कुल। उन्हें रिमांड की सुनवाई के दौरान पुलिस से वो चेकलिस्ट मांगनी चाहिए। अगर कारण दर्ज नहीं है तो अर्नेश कुमार मामले का हवाला देकर हिरासत का पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो ये फैसलों पुलिस की मनमानी के खिलाफ एक तरह की ढाल है। हाँ, जो याद दिलाता है कि किसी की आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सही बात है। पर यहाँ एक सवाल फिर भी रह जाता है कि क्या ये दिशा निर्देश जमीनी स्तर पर पुलिस की कार्यशैली को वाकई बदल पाए हैं? या ऑटोमेटिक गिरफ्तारी की जो संस्कृति थी, वो आज भी कहीं ना कहीं किसी और रूप में जीवित है?